जय हिंद। आप सभी का ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। ट्रिकी एकेडमी ने फिर से शुरू की है ऑनलाइन क्लासेस, और वो भी केवल आर्मी के लिए। तो आर्मी की स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने आए हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी मददगार रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जीवधारियों के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। जीवधारियों के वर्गीकरण की, ठीक है, वर्गीकरण का नाम पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्या होती है। जाति होता है, वंश होता है, गण होता है, या फिर जगत होता है। तो कोई भी जीव होता है उसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है वो उसकी जाति होती है। जाति के आधार पर ही धीरे धीरे फिर जितने भी टाइप के जीव होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा जाति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जगत वंश से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जाति यानी कि इसको हम कहेंगे स्पीशीज़। स्पीशीज़ जो होती है इसकी सबसे छोटी इकाई होती है। इंग्लिश में इसको स्पीशीज़ कहा जाता है। यहाँ मैं लिख देती हूँ स्पीशीज़। ठीक है, तो इंग्लिश में जो रहेगा इसका ट्रांसलेशन वो क्या रहेगा, स्पीशीज़ रहेगा या जाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम उद्भव हुआ है। किसका उद्भव हुआ है। जीवाणु का, विषाणु का, पादप का या मनुष्य का। तो देखिए, पृथ्वी पर जो सबसे पहले उद्भव हुआ था वो थे जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, बैक्टीरिया आएगा। सॉरी, बैक्टीरिया नहीं आएगा। इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, विषाणु आएगा। ठीक है, तो इसका सही क्या आएगा, विषाणु। विषाणु यानी कि वायरस। सबसे पहले जो आए थे वो वायरस आए थे, उसके बाद फिर जीवाणु आए, उसके बाद पादप आए, और उसके बाद ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। और मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, किस द्वीप से हुई थी। तो अफ्रीका महाद्वीप से मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, विषाणु आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ, विषाणु के बारे में एक बात और याद रख लेना कि विषाणु का जो अध्ययन होता है, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है। विषाणु को हम कहते हैं वायरस, तो इसीलिए इसका अध्ययन क्या होगा, वायरोलॉजी। ठीक है, वायरोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। साथ में विषाणु को ही कहा जाता है निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी। निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी, ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो विषाणु यानी कि वायरस को कहा जाता है। अब विषाणु जो होते हैं इसके कई सारे रोग भी होते हैं विषाणु के द्वारा। तो इसकी भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि मुख्य रोग जो होता है HIV के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। HIV जो है एक वायरस है, और इससे जो बीमारी होती है उसका नाम है एड्स। ठीक है, HIV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये वायरस है, और इससे जो बीमारी होती है उसका नाम है एड्स। एड्स इसका नाम है। तो वायरस जो है मनुष्य का सर्वप्रथम उद्भव हुआ है। पृथ्वी पर जिसका सर्वप्रथम उद्भव हुआ है वो क्या है, वो वायरस है। वायरस के अध्ययन को हम वायरोलॉजी कहते हैं। और वायरस जो होते हैं वो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी होती है। कैसे होती है कड़ी, तो मान लो आप कहीं एटमॉस्फेयर में है, कहीं वायरस मरे हुए पड़े होंगे, और आपने उसको टच कर लिया, और उसी हाथ से आपने अपने फेस पर या कहीं पर भी टच कर लिया, तो वो वायरस जो होते हैं हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और उन्हें मिल जाती है हमारी बॉडी से होस्ट सेल, जीवित कोशिकाएं उनको मिल जाती है। तो वो हमारी शरीर में प्रवेश करके वो जीवित हो जाते हैं। तो इसीलिए वायरस को क्या कहा जाता है, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हेल, ब्लू व्हेल जिसको बोलते हैं, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। मत्स्य, स्तनपायी, सरीसृप या उभयचर। तो व्हेल, ब्लू व्हेल जो है वो स्तनपायी जिसको हम मैमल्स भी कहते हैं, मैमल्स या स्तनधारी। ब्लू व्हेल जो है स्तनपायी या स्तनधारी जीव है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। स्तनपायी को स्तनधारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब है जिसमें मैमलरी ग्लैंड्स पाई जाती है। स्तनधारी
ग्रंथियां पाई जाती है उसी को क्या कहा जाता है, स्तनपायी या मैमल्स कहा जाता है या स्तनधारी जीव कहा जाता है। एक डॉल्फिन जो फिश है, ये ब्लू व्हेल भी एक फिश है, ये दोनों ही स्तनधारी जीवों में आते हैं। बाकी सारी मछलियाँ किस में आते हैं, बाकी सारी मछलियाँ जलीय जीव में आते हैं, ठीक है, मत्स्य में आते हैं। सरीसृप उन्हें कहते हैं जो रेंग कर चलते हैं, इंग्लिश में इसको रेप्टाइल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, रेप्टाइल्स। इंग्लिश में सरीसृप को रेप्टाइल्स कहा जाता है। उभयचर को एम्फीबियंस कहा जाता है, एम्फीबियंस, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस कहा जाता है। तो उभयचर वो कहलाते हैं जो स्थल और जल दोनों में स्थित होते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। सरीसृप वो होते हैं जो रेंग कर चलते हैं। स्तनधारी वो होते हैं जिनमें स्तनधारी ग्रंथियां पाई जाती है। और मत्स्य जीव वो होते हैं जो जलीय होते हैं, ठीक है, जो जल में मछलियां पाई जाती हैं उनको मत्स्य कहा जाता है। तो यहाँ पर ब्लू व्हेल के बारे में पूछा है, ये स्तनधारी जीव है, ब्लू व्हेल भी है और साथ में डॉल्फिन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं या वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो वातावरण के तापक्रम के हिसाब से चलते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, गर्म रुधिर वाले जीव कहा जाता है, ठीक है, जो हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। मान लो कि एटमॉस्फेयर, ठीक है, हमारे शरीर का ताप ही मान लो, हम भी गर्म खून वाले होते हैं, तो हमारे शरीर में एक सा तापमान रहता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन 3 रहेगा, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। फिर वो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जैसा टेम्परेचर होता है फिर हमारी बॉडी का भी चेंज हो जाता है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे शरीर का अगर तापमान देखा जाए तो हमेशा एक सा ही बना रहता है, ठीक है। तो गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु पौधे पर किस बात के लिए निर्भर होते हैं, भोजन के लिए, आवास के लिए, सुरक्षा के लिए या उपर्युक्त सभी। तो जितने भी प्रकार के जीव हैं वो पेड़ पौधों पर इन सभी के लिए निर्भर रहते हैं। क्यों, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो भोजन पादपों को या पौधों को खाते हैं तो भोजन के रूप में भी ये निर्भर है। उसके बाद में कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो पेड़ की छाया में जाकर बैठ जाते हैं तो आवास के लिए भी निर्भर है। और साथ ही साथ कुछ जीव जंतु पेड़ के ऊपर बैठकर अपनी सुरक्षा भी करते हैं तो इसलिए ये सुरक्षा के लिए भी निर्भर है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, उपर्युक्त सभी आएगा, ठीक है। जितने भी जंतु होते हैं पौधों पर इन सभी बातों के लिए निर्भर होते हैं, भोजन के लिए, आवास के लिए और साथ में सुरक्षा के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, मानव का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम पूछा गया है। होमोसेपियंस, टीनिया सोलियम, पैरामीशियम या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है होमोसेपियंस। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, एक मनुष्य का पूछा जाता है, एक आम का पूछा जाता है। तो आम का जो होता है वो क्या होता है, आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। और मनुष्य का नाम क्या है, होमोसेपियंस होता है वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सबसे बड़ा जीवित पक्षी, सबसे बड़ा जीवित पक्षी पूछा गया है। कीवी होता है, पेंगुइन होता है, बाज होता है या शुतुरमुर्ग। देखिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, शुतुरमुर्ग होता है। शुतुरमुर्ग को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा पक्षी तो है, साथ में संसार की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है, संसार में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका वो किसकी होती है, तो वो कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। और संसार की जो सबसे छोटी कोशिका होती है, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, वो होती है माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका, वो होती है माइकोप्लाज्मा, जो कि एक जीवाणु की कोशिका है। माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु है।
सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने ही माइकोप्लाज्मा को खोजा था, और माइकोप्लाज्मा जो है संसार की सबसे छोटी कोशिका है एक जीवाणु की। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो जीवित कोशिका खोजी गई थी वो कोशिका किसकी थी, वो एक जीवाणु की थी। और वो जीवाणु कौन सा है, तो वो है माइकोप्लाज्मा नाम का जीवाणु। ठीक है, तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा पक्षी जो होता है वो हमिंग बर्ड है। अगर यहाँ पर सबसे छोटा पक्षी पूछ लिया, छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी अगर पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है, वो है हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड, और साथ ही साथ हमिंग बर्ड जो है 360 डिग्री अपनी गर्दन को घुमा सकता है, चारों तरफ ये देख सकता है। तो इसमें ये भी खासियत होती है। अगर आपसे पूछे संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, और संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो है माइकोप्लाज्मा, एक जीवाणु की। और यही वो कोशिका है जो सबसे पहले जीवित कोशिका के रूप में खोजी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैव उपचारण से तात्पर्य है, जैव उपचारण, जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है, तो ये है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण, या फिर सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। जैव उपचारण, जैव उपचारण से आप क्या समझते हैं, जहां पर जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन किया जाता है, जीवों का उपचार किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन करना जीवों द्वारा, यही क्या होता है, जीव उपचारण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। ठीक है, इस को क्या कहा जाता है, बायोनिक्स कहा जाता है, बायोनोमिक्स कहा जाता है, बायोनोमी कहा जाता है, या फिर बायोमेट्री कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा मशीनी जगत में अध्ययन करना, वो होगा बायोनिक्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, बायोनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं सजीवों का अध्ययन जिसमें हम करते हैं, वो क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान या इतिहास। तो देखो जीवधारियों का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या आएगा, जीव विज्ञान। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। रसायन विज्ञान में हम रसायनों का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान में हम किसी भी पदार्थ की बाहरी बनावट या उसकी भौतिक जो बनावट होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, और इतिहास यानी कि हिस्ट्री, इतिहास, पुरानी चीज़ों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, अरस्तु, थियोफ्रेस्टिस, हिप्पोक्रेट्स या फिर लुईस पाश्चर। कौन होंगे इसके जनक चिकित्सा शास्त्र के। चिकित्सा शास्त्र में एक उनके नाम से कसम दिलवाई जाती है कि हम अपना कार्य पूरा निष्ठापूर्ण करेंगे, हर मरीजों की देखभाल करेंगे और पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे। तो उनके नाम की शपथ भी दिलवाई जाती है जब भी मेडिकल या चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई जो स्टूडेंट्स करते हैं वो कंप्लीट होती है उसके बाद। उसका सही आंसर क्या आएगा, हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स के नाम से ही शपथ दिलवाई जाती है कि वो अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और अपने से पहले दूसरों के बारे में सोच कर करेंगे। ठीक है, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, हिप्पोक्रेट्स, और इन्हीं के नाम पर भी शपथ दिलवाई जाती है। अरस्तु जो है ये जीव जंतु और जीव मतलब सजीवों के जनक है, साथ ही ये जंतुओं के भी, जीव जगत और जंतु जगत के जनक कहलाते हैं। अरस्तु जीव जगत और जंतु जगत के जनक कहलाते हैं अरस्तु। थियोफ्रेस्टिस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक है, वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टिस। और लुई पाश्चर जो है इन्होंने दूध के पाश्चुरीकरण का के बारे में बताया था, दूध के पाश्चुरीकरण के बारे में बताया था। साथ में इन्होंने एक टीका भी दिया था, हैजा का टीका। हैजा का टीका जो था वो लुई पाश्चर के द्वारा ही दिया गया, हैजा का टीका। ठीक है, हैजा का टीका जो दिया गया है वो लुई पाश्चर के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, अरस्तु जीव जगत और जंतु जगत के जनक हैं,
थियोफ्रास्टिस वनस्पति विज्ञान के जनक है, हिप्पोक्रेट्स जो है चिकित्सा शास्त्र के जनक है, और लुई पास्चर जो है दूध के पाश्चीकरण का नियम दिया था इन्होंने, साथ में हैजा का टीका भी इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्लांटी। प्लांटी होते हैं, प्लांटी यानी कि वही पादप, एक कोशिकीय पौधे, बहुकोशिकीय पौधे, यूकेरियोटिक जंतु, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होंगे प्लांटी? प्लांटी जो होते हैं ये बहुकोशिकीय पादप जो होते हैं, पादप प्लांट्स बोलते हैं ना, प्लांट्स को प्लांटी बोल दिया, तो ये जो होते हैं ये बहुकोशिकीय पौधे होते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा, प्लांटी। ठीक है, बहुकोशिकीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण किसमें नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण, कवक, नीम, बबूल या पीपल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें नहीं होती है? कवक में नहीं होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नीम एक प्लांट है, एक पादप है, बबूल भी एक प्लांट है, एक पादप है, और साथ में पीपल भी पीपल भी एक प्लांट है यानी कि पादप है। कवक जो है, कवक में ये प्रोसेस नहीं होती है। अगर यहाँ पर शैवाल होते और ऑप्शन में उपरोक्त सभी होता तो हम सभी लगाते, क्योंकि शैवालों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होगी? जहाँ पर हर पौधे कैसे होंगे? हरे रंग के होंगे, या जिसमें हरा रंग पाया जाता है। आपने देखा है कवक में क्या हरा रंग होता है? जी नहीं होता है। कवक में जो रंग होता है वो होता है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के होते हैं कवक। ठीक है, वाइट कलर के होते हैं कवक, बाकी सब में ग्रीन कलर होता है, नीम में होता है, बबूल में होता है, पीपल में भी होता है, इसीलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ही ये अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनी वर्ग होते हैं गर्मयुक्त, रक्तयुक्त, नियत तापी या उच्च तापी, असमतापी या रेंग कर चलने वाले। ये रेंग कर है यहाँ, ठीक है, ये रेंग कर आएगा, रेंग कर चलने वाले। गर्म रक्त युक्त स्तनधारी जो भी जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? गर्म रक्त युक्त होते हैं, गर्म रक्त वाले होते हैं। ठीक है, स्तनधारी जीव कैसे होते हैं? गर्म रक्त युक्त वाले होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। स्तनधारी में हम लोग भी, हमारा रक्त भी कैसा होता है? गर्म। एक एज में तो कुछ ज़्यादा ही रक्त हमारा उबाल खाने लगता है, जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये खुद मतलब सोचने समझने की शक्ति इनमें कम हो जाती है और ये काफ़ी जल्दी निर्णय ले लेते हैं। जो इनके सामने आए वो हर चीज़ इनको करनी होती है, इसीलिए काफ़ी गर्म रक्त होता है। फिर जैसे जैसे ये थोड़े वयस्क होने लगते हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारियां आती है, तो इनका रक्त थोड़ा ठंडा होने लगता है। मतलब कहावत है ये कि ठंडा हो गया है खून अब। जिम्मेदारियों के बोझ के तले इंसान काफ़ी समझदार हो जाता है और अपने जीवन में कई सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाता है और बहुत सारी शौक भी उसके कम हो जाते हैं। तो किशोरावस्था होता ही ऐसा है, आंधी तूफानों वाली अवस्था होती है कि बच्चे जो हैं काफ़ी समझदार हो जाते हैं इसमें, अपने हिसाब से, खुद के हिसाब से। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है, मतलब समझदार होते नहीं है वो किशोरावस्था में। तो स्तन वर्ग जो होंगे वो गर्म रक्तयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकली किस वर्ग का प्राणी है? एम्फीबिया वर्ग, पक्षी वर्ग, सरीसृप वर्ग या फिर स्तनी वर्ग। अब छिपकली जो है रेंग कर चलती है, आपने उसकी आवाज़ें भी सुनी होगी, वो जैसे चलती है, तो ये क्या आएगा? सरीसृप वर्ग। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। एम्फीबिया को उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट है, मत्स्य वर्ग के जंतु होते हैं जलचर, थलचर, नभचर, 2 व 3। अब मत्स्य वर्ग है तो मत्स्य वर्ग के जो भी जीव होंगे वो कैसे होंगे? जलचर ही होंगे ना। मछलियां जो होती है ज़्यादातर जल में ही रहती है। ऑप्शन ए मतलब पहला इसका सही आंसर होगा जलचर, जो जल में चरते हैं। ठीक है, जो जल में चलने वाले होते हैं उनको जलचर कहा जाता है, और जो थल में चलते हैं उनको थलचर कहा जाता है। थल यानी कि स्थल, धरती पर जो चलते हैं उनको थलचर कहा जाता है, और नभचर जो आकाश में उड़ते हैं उनको नभचर कहा जाता है। तो यहाँ पर जलचर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के जंतुओं में लाल रक्त का अभाव होता है? लाल रक्त नहीं पाया जाता है जिसमें इनाइमा, एनाइमा, ओविपेरस या विविपेरस। क्या होगा इसका सही आंसर? ओविपेरस या विविपेरस या एनाइमा या फिर क्या होगा?
एनाइमा। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, एनाइमा, एनाइमा, ओविपेरिस या फिर विविपेरिस। इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, एनाइमा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर आएगा, एनाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी जातियों के नामकरण हेतु द्विनाम पद्धति का विकास किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, केरोलस लीनियस के द्वारा, ग्रेगर मेंडल के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा या फिर रॉबर्ट हुक के द्वारा। इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, केरोलस लीनियस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा या ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। केरोलस लीनियस को कार्ल लीनियस भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर कार्ल लीनियस भी इनको कहा गया है। ग्रेगर जॉन मेंडल इन्होंने दिया है आनुवंशिकता का सिद्धांत। आनुवंशिकता के जो जनक है, आनुवंशिकता के जनक जो हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। डार्विन ने डार्विन सिद्धांत दिया है, डार्विन सिद्धांत जो दिया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की गई है, मृत कोशिका के खोजकर्ता, मृत कोशिका के खोजकर्ता, मृत कोशिका के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट हुक। यह हमेशा भी बोल सकते हैं कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है। हाँ की थी इन्होंने खोज की थी पादपों के कॉर्क ऊतक में। कब की थी इन्होंने खोज, 1665 ईस्वी में। ये दोनों ही चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, दोनों तीनों चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर द्विनाम पद्धति के बारे में पूछा है, तो द्विनाम पद्धति दी है केरोलस लीनियस के द्वारा। एक होती है त्रिनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति जो दी है वो दी है हैकल के द्वारा, हैकल। चार नाम पद्धति, चार नाम पद्धति, चार नाम पद्धति दी गई है किसके द्वारा, कॉपलैंड के द्वारा, कॉपलैंड। और 5 नाम पद्धति या 5 जगत का वर्गीकरण, 5 नाम पद्धति या 5 जगत का वर्गीकरण ये दिया गया है R H व्हिटकर, R H व्हिटकर के द्वारा। R H व्हिटकर के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो प्लीज नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति तथा ब्राउनी देन गति की खोज की थी, है ना। नाम आ रहा है ब्राउनी देन गति, ब्राउनी देन गति, तो नाम से ही पता चल रहा है रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका में केंद्रक की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने अभी मैंने बताया आपको कोशिका की खोज की है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। अरस्तु हैं जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक हैं। और एंटोनी वॉन जो है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये कौन है, ये जीवित कोशिका के जनक हैं। जीवित कोशिका के जनक कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अरस्तु कौन है, जीव और जंतु विज्ञान के जनक। रॉबर्ट हुक तो कोशिका के खोज करता है, कोशिका के खोज करता। यहाँ पर मैं आपको सारे ऑप्शन के आंसर बता रही हूँ ताकि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो आप वो कर पाओ। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा, रॉबर्ट ब्राउन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति रहित सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, जीवाणु की होती है। अभी तो मैंने बताया था माइकोप्लाज्मा जो होती है वो संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है। इसका जो सही आंसर आएगा वो माइकोप्लाज्मा आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन 4 आएगा, माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, कोशिका भित्ति रहित सबसे छोटी जीवित कोशिका जो होती है
इसकी होती है माइकोप्लाज्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है। विषाणुओं में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? आरएनए होता है, आरएनए। ठीक है, मनुष्य में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। मनुष्य में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है और आरएनए जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। लेकिन विषाणुओं में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो केवल आरएनए होता है। ठीक है, आरएनए के माध्यम से ही विषाणु की पहचान की जाती है कि ये किस प्रकार का विषाणु है। इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 2 आएगा। देखो, आरएनए और डीएनए की जो खोज की थी, ये खोजकर्ता भी लिख लो, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। खोजकर्ता कौन है? फ्रेडरिक मिस्टर। फ्रेडरिक मिस्टर। मॉडल किसने दिया था आरएनए डीएनए? मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था। संरचना कैसी होती है डीएनए की? ये डीएनए और ये आरएनए। डीएनए की संरचना होती है डबल हेलिक्स और आरएनए की होती है सिंगल हेलिक्स। इसको कहा जाता है द्विकुंडलित दलित और इसको कहा जाता है एकल कुंडलित। डबल हेलिक्स और ये सिंगल हेलिक्स। ठीक है, तो खोजकर्ता कौन है? फ्रेडरिक मिस्टर हैं। मॉडल दिया है वाटसन एंड क्रिक ने और इनकी जो संरचना होती है डीएनए और आरएनए की वो कैसी होती है? द्विकुंडलित और एकल कुंडलित। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग का कारण है विषाणु, जीवाणु, कवक या माइकोप्लाज्मा। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि विषाणु में सबसे जो घातक बीमारी होती है वो होता है एड्स। क्या होता है? एड्स, यानी कि ये विषाणु के माध्यम से होती है, वायरस के माध्यम से होती है। और एड्स जो है इसके वायरस का नाम क्या है? इसके वायरस का नाम है HIV और HIV का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, HIV के बारे में और चीज़ें आप जान लीजिए कि इसकी जो खोज हुई थी, ये खोज सबसे पहले अमेरिका में हुई थी, USA में कब हुई थी? 1982 में। भारत में कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी 1986 में। ठीक है, कहाँ पर? चेन्नई एम्स हॉस्पिटल, चेन्नई के एम्स में हुई थी ये। ठीक है, इतनी जानकारी। और एड्स जो है ये 4 कारणों से फैल सकता है। तो इसके जो फैलने के कारण है, इसके फैलने के कारण क्या क्या है? तो ये सबसे पहले इन्फेक्टेड निडल के थ्रू फैल सकता है कि मान लो किसी पर्सन को एड्स है और उसको जो भी सीरीज वगैरह या निडल यूज़ की है और उसी निडल से आपको इंजेक्शन लगाया गया तो उससे उस व्यक्ति से आपके शरीर में ट्रांसफ़र हो जाती है। क्योंकि जब ब्लड के साथ ब्लड मिलता है तभी एड्स होता है। डायरेक्ट ऐसे छूने से या एक दूसरे के साथ खाने से या बैठने से कभी भी एड्स नहीं फैलता है। एड्स से संक्रमित व्यक्ति का जो ब्लड है वो आपके ब्लड के साथ मिलेगा तभी एड्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है इन्फेक्टेड निडल। दूसरा जो होगा निडल हो गया। इसके बाद है मदर टू चाइल्ड। अगर किसी मदर को होगा और वो अपने बच्चे को फीडिंग करवाती है तो उसको भी हो जाएगा, बच्चे को भी हो जाएगा, मदर टू चाइल्ड। थर्ड जो होगा वो होगा सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू भी ये फैलता है। और इन्फेक्टेड ब्लेड वगैरह। ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लेड के माध्यम से भी ये फैल सकता है। तो ये इसके 4 कारण होते हैं। इन्फेक्टेड निडल और ब्लड डोनेशन से भी होता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड संक्रमित है और उसका ब्लड आपकी बॉडी में एंटर कर दिया जाए
तो भी ये हो सकता है, ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन के थ्रू भी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके कारण है, या हम बोल सकते हैं इनके माध्यम से एड्स फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन। जियोग्राफी, जियोग्राफी जो होगा वो अर्थ का होगा। कार्टोग्राफी, जीवाश्म विज्ञान, या फिर डेमोग्राफी। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, मायोलॉजी, मैस्टोलॉजी, या फिर नेफ्रोलॉजी। माइकोलॉजी जो होता है ये शैवालों का अध्ययन होता है, सॉरी कवकों का अध्ययन होता है। मायोलॉजी, इसका जो सही आंसर आएगा मायोलॉजी आएगा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर आएगा, मायोलॉजी। मायोलॉजी को ही कहा जाता है मांसपेशियों का अध्ययन। मांसपेशियों का निर्माण किससे होता है? तो मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होते हैं प्रोटीन। कौन से प्रोटीन होते हैं? मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होते हैं 2 प्रोटीन, एक का नाम है एक्टिन और दूसरा नाम है मायोसिन। मायोसिन, ये 2 प्रोटीन मुख्य होते हैं जो इनके निर्माण में सहायक होते हैं। साथ में कुछ खनिज भी होते हैं जो मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होते हैं, जैसे कि सल्फर, सल्फर होता है, ठीक है, पोटेशियम होता है, पोटेशियम, ये मुख्य होते हैं, सल्फर, पोटेशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? संबंधित। जेरेंटोलॉजी, त्वचा, त्वचा का तो डर्मेटोलॉजी होगा, महिला, शिशु या वृद्ध। तो जेरेंटोलॉजी जो होगा किसका अध्ययन है? वृद्ध का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा, वृद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नलिका विहीन ग्रंथियां, डक्टलेस ग्लैंड्स का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इकोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, यूथेनिक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? एंडोक्राइनोलॉजी। डक्टलेस जो होगी वो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगी। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। जो डक्टलेस ग्लैंड्स होती है वो किसका निर्माण करती है? वो हमारे शरीर में हार्मोन्स का निर्माण करती है और वही सिक्रेशन भी करवाती है। हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, ये किसका निर्माण करवाती है? आप लिख लीजिए यहाँ पर, निर्माण व स्त्रावण किसका करवाती है? हार्मोन का। हार्मोन क्या करवाते हैं हमारे शरीर में? ये हमारे शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं। वृद्धि व विकास में सहायक, ठीक है। हार्मोन के माध्यम से ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है, साथ में हमारे शरीर का विकास भी होता है। तो ये हमारे शरीर में निर्माण करवाता है हार्मोन्स का। एंडोक्राइनोलॉजी जो हम बोलते हैं ना, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्त्रावी ग्रंथियां, तो अंतःस्त्रावी को ही कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इसी का अध्ययन क्या होगा? एंडोक्राइनोलॉजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, जीवाश्म विज्ञान या उद्विकास, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। जेनिक्स, यूथेनिक्स, नस्ल, यूथ बोलते ना, ठीक है, युवा वर्ग को क्या कहा जाता है? यूथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, यूथ कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूथेनिक्स होगा। यूथ को ही तो सुधारना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूथेनिक्स। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऊतक, विषाणु, जीव द्रव्य या फिर कोशिका। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इसको। विषाणु यानी कि वायरोलॉजी कहलाता है या वायरस कहलाता है। तो बचता क्या है? हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? ऊतकों का। टिश्यू जिसको बोलते हैं, ऊतक को क्या कहा जाता है? टिश्यू, टिश्यू कहा जाता है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है और बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करता है मनुष्य के शरीर में या फिर किसी भी जीव के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तितलियों का अध्ययन क्या कहला? इक्थियोलॉजी, नियोंटोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी, पोलिनोलॉजी। क्या कहलाता है तितलियों का अध्ययन? तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडेटेरियोलॉजी। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा, लेपिडेटेरियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? विकास नहीं आएगा, किसका अध्ययन किया जाता है? पेलियोंटोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर क्या आएगा? मस्तिष्क, न्यूरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पादपों का क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। प्राइमेट्स यानी कि वातावरण, जीवाश्म। सही आंसर क्या आएगा? पैलियोंटोलॉजी। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा, जीवाश्म आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलो आज की क्लास के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मैंने ऑप्शंस के भी आंसर आपको बताए हैं। हो सकता है कुछ ऑप्शंस के जो आंसर दे रखे हैं उनमें से भी क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताया है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहे, ताकि आपको नए क्वेश्चंस मिल सकते हैं और आपकी आर्मी की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो सकती है। नेक्स्ट मंथ में आर्मी की एग्ज़ाम रहेगी, 1 महीने में आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो बने रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।